बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक और बड़ा हैपनिंग डे था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मई के पहले हफ्ते में उनके 6 हफ्ते मुकम्मल हो रहे हैं, जिसका उनको अदालत से रिलीफ मिला हुआ है। रिलीफ इज नॉट ऑलवेज अ नेगेटिव वर्ड ऑफ कोर्स। तो आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की कि उनको मजीद 6 हफ्ते दे दिए जाएं। आज ही के दिन चौधरी बिरादरान को नैब से रिलीफ मिल गया। अगेन आई एम सेइंग, रिलीफ का मतलब सिर्फ मनफी मानों में नहीं लिया जाता, हमेशा उनका केस जो है वो नैब से खत्म हो गया है। और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं, इत्तलान अर्ज है कि पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली है उसमें जो एक अपोजिशन है, उसके अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब हैं। ये बात मैंने इत्तलान इसलिए अर्ज की कि अगर हम किसी को ये बात ना बताएं और वो मुल्क का सियासी मंजरनामा देख रहा हो पिछले कुछ दिनों से, तो उसको लगे बिलावल भुट्टो अपोजिशन लीडर हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो लंदन में और खामोश हैं और मुसलसल खामोश हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हर लम्हा पुरजोश हैं। मैं ज़रा मुख्तलिफ हवालों से बात करता हूँ, अगर ये आवाज़ बंद हो सके तो प्लीज़ करवा दें। तो चूँकि इस वक्त हमारे यहाँ पर जो है वो बड़ा तामीराती काम भी जारी है रमज़ान के हवाले से, इसलिए जनाब राना सनाउल्लाह साहब तशरीफ़ फरमाएं, MNA है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। सदाकत अब्बासी साहब बहुत जल्द में ज्वाइन करेंगे PTI से। नबील कबूल साहब ऑफ कोर्स सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तीनों रहनुमाओं का बहुत बहुत शुक्रिया। राना साहब आदाब अर्ज़ है। जी वालेकुम सलाम। सर गुजारिश ये है कि आप जब पिछली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में आए थे ना, ये वो दिन था जब हनीफ अब्बासी साहब को अदालत से रिलीफ मिला था। आप उस दिन बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे कि जनाब अभी तो इब्तिदा है, अब तो ये भी होगा तो ये भी होगा, तो पता नहीं क्या क्या होगा। मैं ज़रा उसका एक अक्स दिखाना चाहता हूँ, फिर मैं आपसे मासूमाना सवाल करूँगा, दिखाइएगा। जी, ये जो जुल्म का दौर है वो ख़त्म हो चुका है और डार साहब को अब मुबारकबादें जो हैं वो जमा रखनी चाहिए और इनको अब बहुत सारी मुबारकबादें देने पड़ेंगी। और उस्मान डार साहब, आप जो है वो उस दिन के लिए तैयार रहें जिस दिन अपना ख्वाजा आसफ साहब जो है वो सुरखरू होंगे और आपको उनकी भी मुझे मुबारकबाद देनी पड़ेगी। ये उस्मान डार साहब जो है ना, इनके लिए बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। इनको अब मुबारकबादें जो है ना वो बड़ी मुश्किल मुबारकबादें देनी पड़ेगी। ये मैं क्या देख रहा हूँ उस्मान डार साहब। लेकिन राना साहब, आज के दिन की ताज़ा तरीन खबर यह है कि चौधरी बिरादरान को रिलीफ मिल गया है। शहबाज शरीफ साहब लंदन में हैं, वापस नहीं आ रहे हैं। हमजा साहब मुसलसल कंप्लेन कर रहे हैं कि जनाब ये नैब शैब ये वो। तो आपको लगता है कि आप शायद थोड़ा ओवर एक्साइटेड हो गए? क्या मैं कहूँ कि दिल के अरमा आंसू में बह गए? नहीं, अच्छा। हमारे जो अरमान है वो अल्लाह के फजल से ऐसे हैं हाँ। कि वो आंसुओं में बहने वाले है ही नहीं। अच्छा, हम ऐसे अरमान रखते ही नहीं है जो आंसुओं में बह जाएं। क्या नबील साहब ने मैंने कहा वैसे ही बह और जाते। मामला ये है आपके अरमान राना साहब सुनामी में ना बह जाएं, ये देख लें। जी, मैंने कहा कि हम ऐसे अरमान रखते ही नहीं है जो वैसे बह जाएं या आंसुओं में बह जाएं। सर आपके अरमान ऐसे ही लग रहे हैं। आपके अरमान ये है कि नवाज शरीफ साहब जेल से बाहर, शहबाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर, मरियम साहिबा दोबारा वजीर। ये अरमान तो फिर वो जो क्या कहते हैं ऐसी फिर ना ही समझे ना। फिर देखे बात ये है कि जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि ख्वाजा आसफ साहब के ऊपर जो केस किया हुआ है उस्मान डार साहब ने, उस बात के ऊपर मैं आज भी कायम हूँ, क्योंकि मुझे उसके फैक्ट्स का पता है कि तमाम तर कोशिश के बावजूद भी शायद उस्मान डार साहब की जो है वो आस उम्मीद जो है वो पूरी ना हो सके। बाकी जहां तक इस बात का, लेकिन आपने उस दिन सिर्फ इस केस की बात नहीं की थी, मैंने पूरा साउंड बाइट नहीं चलाया। आपकी गुफ्तगू का खुलासा है कि बस अब हमारा बुरा वक्त खत्म है और तब्दीली वालों का बुरा वक्त खत्म है। अच्छा, देखे इनका बुरा वक्त शुरू हो चुका है। हो नहीं रहा, हो चुका है। जब से ये हो चुका है, जब से ये बरसे इक़्तिदार आए हैं, इन्होंने अवाम के लिए जो है वो बुरा वक्त का आगाज इन्होंने कर दिया। अब उसके साथ ही जो है इनके बुरे वक्त का भी आगाज हो गया है। लेकिन जेलों में तो आपके लीडरान हैं, तलवार तो सर पे आपके लोगों के लटक रही है। मुल्क से बाहर तो आपके लोग हैं, एब्सकॉन्डर्स तो आपके रिश्तेदार हैं, आपके लीडरान के। देखें, मामला ये है कि मियां शहबाज शरीफ साहब वापस आएंगे। ठीक। मियां नवाज शरीफ साहब, इसमें कोई शक नहीं कि उनकी सेहत का जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो अपना इलाज करवाना चाहते हैं। और हर आदमी जो जिसकी भी सेहत का प्रॉब्लम हो, बीमार, वो अपना इलाज करवाना चाहता है। लेकिन वो अपनी बात पे कायम है अल्लाह के फजल से। और ये आने वाले वक्त में आप अगले बजट के बाद 2-4 महीनों में आप देखेंगे
कि इनका जो बोरिया बिस्तरा जो है ना वो बांधा जाना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद इनके लिए कोई इतना ज़्यादा टाइम अब नहीं है। जो इन्होंने करना था, इनके पास वक्त था। अगले कि ये बजट इस के बाद, ठीक है, एक मैं पूरे इधर इस पे साल ओपिनियन में ले लूं बाकी मेहमानों ये का। मुल्क को कोई बेहतरी की तरफ ले जाते, लेकिन ये नहीं लेके गए, और ये जिन पॉलिसियों पे गामजन रहे हैं उसके बाद इनका यही अंजाम होगा। मैं जरा पहले नबील भाई से मौक़िफ़ लूं, फिर सदाकत भाई से पूछूंगा कि उनके ख्याल में आपकी इस बात में कितनी सदाकत है। लेकिन नबील भाई, आपको क्या लग रहा है, राना साहब की ये खबर लग रही है, तज्जिया लग रहा है, या ख्वाहिश लग रही है कि जिसमें वो कह रहे हैं बस अगले बजट के बाद इनका बोरिया बिस्तर बस शुरू है काम, ये जा रहे हैं बस? ये भाई जहाँ तक मुझे जो खबर है, एक तो पहले सबसे पहले मैंने राना साहब से भी पहले ये बात कही थी कि मुस्लिम लीग नून का जो बुरा वक्त है वो ख़त्म हो चुका है। अच्छा, आपको भी लग रहा है? और हाँ, वो मैं उसकी रीज़न बता रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि बड़ी अक्लमंदी से या दानश्वरी से जो है ना, नवाज शरीफ साहब ने डील नहीं कहूँगा, लेकिन मामला तय कर लिए अपने। जो मामला थे, जो खराब हो गए थे, वो तय कर लिया उन्होंने। वापस वो जेल नहीं जाएंगे, ये मैं इतना जानता हूं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कोर्ट को चैलेंज कर रहा हूं कि वो बेल कैंसिल कर रहे हैं यार, ये तो फैसला अदालत ने करना है, मैं और आप कैसे इसमें बता सकते हैं फैसला। लेकिन मैं अपना एक वो जो सलाहियत है मेरे अंदर, जैसे आपके अंदर मासूमाना वाला सलाहियत है, मासूम होकर आप वो मेरे अंदर वो जो आगे देखने वाला है ना, फ्यूचर देखने वाला, दूरअंदेश है आप, तो वो मैं देख रहा हूँ। दूरअंदेश, हाँ, वो वर्ड मुझे नहीं आ रहा था। अच्छा, क्या आप यही बात अपनी लीडरशिप के बारे में भी कह सकते हैं कि आपकी लीडरशिप का भी बुरा वक्त खत्म, या आपका टाइम शुरू हुआ है अभी बुरा? मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। फिर अब आ जाओ इमरान खान पे। तो इमरान खान पे अच्छा वक्त आया कब है, ये मुझे बताओ यार। वजीर आजम बन गया, तो वो तमाम स्टेटस को की ताकतों को पछाड़ के वजीर आजम पाकिस्तान। खुदा को मानो, वो ऐसा वजीर आजम बना है कि उसको खुद समझ नहीं आ रहा है कि मुझे कुछ ऐसा लगता कि मैं इज्जत से वापस, मेरी पहले ज्यादा इज्जत थी एज अ स्पोर्ट्समैन, अब इन्होंने मुझे ट्रैप करके बिठा दिया ऐसी जगह पर जिस पर मैं हुकूमत ही नहीं चला पा रहा हूं। मैं इतनी गालियां खा रहा हूं, मैं पब्लिक में इतनी गालियां खा रहा हूं। आपको पता है आप कह रहे हैं कि खान साहब कह रहे हैं मुझे क्यों बिठाया? 14 रुपया आप जो है ना, वो क्या कहते हैं, अंगूर खट्टे हैं यार, अंगूर खट्टे हैं ना, आपको नहीं मिला? अरे भाई, ओ भाई, अगर हम इतने खट्टे खाते तो फिर हम पता नहीं कि हम भी यही तकरीरें करते कि अंडा दूध खट्टे जो है उसके कारोबार कर लो, बाकी काम छोड़ दो। बात यह है कि इमरान खान साहब बुरी तरह फंस गए हैं। उनको देखो, असद उमर जैसा बंदा जिसको वो रोज जो है सुबह उठकर पहला कॉल करते थे और उसके वारी जाते थे, सदके जाते थे, उसको सदके के बकरे काटते थे उसके लिए कि मुझे एक ऐसा शख्स मिला है जो मुझे इस बुरान से निकालेगा। भाई जरा आपको रिकनेक्ट करते हैं, आवाज कट गई असद उमर साहब की, अपने सदकों के बकरों की बात की और आपकी आवाज कट गई है भाई। सदाकत अब्बासी साहब, राना साहब की बात में कितनी सदाकत है? वसीम, समझ नहीं आ रही इन दोनों भाइयों की बात सुन के परेशान हुआ जाए या हंसा जाए। बहरहाल वो दीवाने का ख्वाब है। ये तो वो हैं जो कभी कहते थे कि इमरान खान की तो सियासत इतनी नाकाम है, कभी उसके नसीब में ना वो शेरवानी का एक बटन भी नहीं आएगा। ये वो हैं जो कहते थे कि इनको सियासत नहीं आती। ये वो हैं जो कहते थे ये मुंह और मसूर की दाल। कल हम इंशाअल्लाह अपना 23वां यौम तासीस मना रहे हैं और मैं यही बात करूंगा कि इमरान खान ने बहुत जद्दोजहद के तहत एक बहुत बड़े सेट, बड़े एंट्रेंच माफिया को शिकस्त दे के वो पहली जो अपना उनका टारगेट था जिंदगी का, सियासत का, उस पर वो आ गए, इक़्तिदार हासिल कर लिया है। अब इंशाअल्लाह इस मुल्क के निज़ाम को बदलना है। मुझे तो एक पीटीआई का डाई हार्ड सपोर्टर होने के नाते, एक एमएनओ होने के नाते किसी रत्ती बराबर भी जरा डाउट नहीं है कि जिस तरह उन्होंने इस तरह के माफियाज को शिकस्त दिया कि आज वो तिलमिला रहे हैं, वो चीख रहे हैं, वो तो बड़ी बड़ी पेशन गोइयां कर रहे हैं और ये हो गया, वो हो गया, इसने बिठा दिया। मैं नबील भाई से बसत एहतराम कहूंगा कि ये हमारा प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टेड है, आपका वजीर आला उसी इलेक्शन में आया, मुराद अली शाह, सैयद मुराद अली शाह, वो सही हैं। जिस असेंबली से हम जीते हैं वो असेंबली जाली है, जिससे आप जीते हैं वो असेंबली सही है। भाई आप लोग भी तो यही कर रहे थे ना पिछले 5 साल, ऐसे ही हैं। आप लोग कह रहे थे इलेक्शन चुराया हुआ है, लेकिन केपीके में हमारी हुकूमत ठीक है, हमारा वजीर आला वो ठीक है।
वो भी यही कर रहा है। वसीम भाई उसकी एक वजह थी। अच्छा। वसीम भाई एक वजह थी, इलेक्शन लॉज, इलेक्शन एसओपीज पुराने थे। हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने पीटीआई की जद्दोजहद के बाद, हमारी कैंपेन के बाद इलेक्शन रिफॉर्म किए थे। इलेक्शन रिफॉर्म के बाद अब इस तरह धांधली करना पॉसिबल नहीं था। वो उसमें और इसमें एक फर्क है। लेकिन सदाकत भाई एक और फर्क भी है, मतलब ठीक है, पिछले इलेक्शंस को तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आपके मुतालबे पर कायम करदा जुडिशियल कमीशन का भी स्टैंप लगा हुआ है कि वो जेन्युइन था, बाय एंड लार्ज फेयर इलेक्शन था, फिर भी आप उसको धांधली ज्यादा कहते रहे। नहीं, वो जेन्युइन नहीं था, उसमें सुप्रीम कोर्ट 200 ने सफात पे वो सारे इरेगुलरिटीज भी थी। लेकिन मैं कहने की बात यह है कि पाकिस्तान में जितना सियासी जहन थे, उन्होंने मिलके इलेक्शन रिफॉर्म्स कराए, उन्होंने मिलके उस इलेक्शन के प्रोसीजर को चेंज किया, तो अब उसमें बहुत कम गलतियां। ये रोना तो धोना आपको चलो नहीं लग लगा रहा है इन रहेगा, दोनों में से किसी कहने का की भी बात बुरा है। खत्म हुआ है, बल्कि अभी शुरू हुआ है, ऐसे ही है? नहीं, मैं समझता हूं कि जो कुछ इन्होंने किया है अभी टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इनके जब खाते खुलेंगे कि जो कर्जों का 6,000 से 30,000 जाना, बैरूनी कर्जों का 38 अरब से 96 अरब तक जाना, वो अभी चीजें खुलेंगी। अभी भी वाले, अभी भी पापड़ वाले। जी, मैं सिर्फ एक जुमला बोलूं, किसी का एक चीज जरूर है जी कि जिस तरह मईशत को इन्होंने जो मईशत पे कर्जे ला दे, उसकी वजह से तकलीफ है। पीटीआई की हुकूमत को, लोगों को महंगाई का एक सामना जरूर है, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये भी मामला हल होगा। मुझे क्यों निकाला? हमने आपको नहीं निकाला यार, हम ऑन एयर जा रहे हैं नबील में, देख रहे हैं पूरी दुनिया, क्या हो गया जी? 9 महीनों में, 9 महीनों में, मुझे तो फ्रेम में 9 महीनों में दिखाओ यार उनको यार। जी यार, उनका 9 महीनों में इकोनॉमी के फंडामेंटल्स ठीक करने की पूरी कोशिश की है। अब इंशाल्लाह, ठीक है, पॉइंट टेकन, सब पॉइंट आ गया। अब इंशाल्लाह, अच्छा अब इंशाल्लाह वसीम साहब, इंशाल्लाह इकोनॉमी भी ठीक होने जा रही है इंशाल्लाह, और हमारा हाउसिंग सेक्टर इंशाल्लाह आपकी जॉब्स भी देगा, और महंगाई का थोड़ा सा अभी बोझ है रहेगा, लेकिन इंशाल्लाह इसको भी हम टैकल करेंगे। अच्छा ठीक है, नबील साहब आप बकरे से शुरू ना करें, बकरे सुन लिए हमने, सत्य हो गए वो असद उमर साहब पे। आप ये बताएं, आपकी लीडरशिप का बुरा वक्त खत्म हुआ या नहीं हुआ, ये बताएं। हाँ, देखो मेरी बात सुनो। हाँ। कल एक शो में मैं बैठा था, बहुत बड़े शो में। अच्छा। उन्होंने कहा आज सुबह था ना आसिफ जरदारी साहब का हियरिंग, आज आसिफ जरदारी साहब का बेल कैंसिल हो जाएगा। अच्छा। मैंने कहा नहीं होगा। मैं आज भी आपको कह रहा हूं नहीं होगा। मैं ये आपको कह रहा हूं, जरदारी साहब जेल नहीं जा रहे? अब बात ये है, जरदारी साहब जेल नहीं जा रहे। मैं आज आपको ये बता दूं कि देखो इस वक्त सूरत हाल क्या है, मुल्क को माशी हालत से निकालने के लिए पीपल्स पार्टी की जरूरत है, पीटीआई को। ठीक है, कैसे जरूरत है? इन्होंने कहा, अब्बासी साहब ने कहा कि इनकी माशी जो बदगुमानी या पता नहीं उर्दू मेरी माशी बदहाली पॉलिसीज, कर्जे, पता नहीं क्या बदहाली हाँ, पता नहीं क्या क्या है यार, मेरी तो उर्दू सही नहीं है। मेरा भी स्लिप ऑफ टंग होता है जिस तरह इमरान खान का होता है, बहुत कमजोर हो गया। अब तो स्लिप ऑफ टंग की वजह से मैं ये कह रहा हूं। मैं सिर्फ इतना बात करना चाह रहा हूं कि एक तो आप मेरा मोशन तोड़ देते हो, ये एक आपके अंदर बड़ी बुरी आदत है यार। आपको बदहाली का लफ्ज नहीं मिल रहा था, मैंने आपको लफ्ज पेश किया है, आप उस पर ओ यार ओ भाई, अब आप अटकेंगे, मैं आपकी हेल्प नहीं मोशन करूंगा। नहीं तोड़ो ना, मेरा मोशन, मेरा ये वही बात है कि पंखा चल रहा था, बंद करने गया, काम खराब हो गया। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि भाई अगर हमारी माशी सूरत हाल इतनी खराब थी, अबतर थी, तो आपने हमारा फाइनेंस मिनिस्टर क्यों लिया? इसको वापस करो यार, हमें उसकी जरूरत है, हमें उसको तैयार करना है अपनी हुकूमत के लिए। अच्छा। आने वाला दौर बिलावल का है, मैं आपको बता रहा हूं। 2020 इलेक्शन का साल है, अगर नहीं हुआ इलेक्शन, छोड़ के जा रहे हैं नबील भाई, अगर इलेक्शन आपके बंदों की जमानतें जब्त हो रही हैं नहीं हुआ पंजाब में। अब्बासी साहब अगर 2020 इलेक्शन नहीं हुआ, मैं सियासत छोड़ दूंगा। क्या बात कर रहे हैं? तो अपने रिकॉर्ड में वसीम बदामी, मैं बता रहा हूं, मैं आपका भाई हूं, मैं आपको मौका दे रहा हूं, ये अल्फाज वापस ले लें नबील भाई, वरना मैं रिकॉर्ड कर लिया, मैं चलाऊंगा वापस अफराद नहीं ले रहा हूं, मैं आपको ऑफर दे रहा हूं, ये अल्फाज वापस ले लें। पहले आप सियासत छोड़ेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं वापस कभी नहीं लूंगा। अभी राना सनाउल्लाह ने राना साहब आप नबील भाई को याद है, नबील साहब कुछ बात हो रहे हैं, अल्फाज वापस ले लें। राना सनाउल्लाह साहब मेरे साथ तायद करें या ना करें, उनसे आप पूछे। 2020 इलेक्शन का साल है, अब वो इलेक्शन कैसा होगा वो मैं भी यूं भी बता दूं आपको, वो जनरल इलेक्शन नहीं होगा। बहुत बड़ी तब्दीली पाकिस्तान में आने वाली है, बहुत बड़ी तब्दीली। आपको मैं बता दूं कि बहुत ही बड़ी तब्दीली आने वाली है। वो क्या? और वो मुल्क के लिए अच्छी होगी। क्या? कैसी? इसलिए अच्छा होगा मुल्क के लिए, टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट, मुल्क के लिए। देखो
बस बस नबील, एक मैं सवाल अभी मेरा अब भी डाल खुल दें। के कुछ नहीं कह सकता हूँ। नबील भाई से। ये आपको कौन बता रहा है यार नबील भाई? जी वसीम, एक सवाल यार मेरा भी डाल मेरे दें भी- पेशन गोई का। अभी भाई, आप बात कह रहे सुनो, थे जो अगला आप लोग इलेक्शन की बिलावल का इंटेलिजेंस होगा, फिर आप एजेंसी कह है रहे हैं ना, बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, फिर टेक्नोक्रेट्स पे कह रहे हैं मेरा मुंह ना खुलवाओ। तब्दीली आएगी ना। मुझे बताओ, मुझे एक चीज बताओ कि एक तो पार्लियामेंट लॉज के अंदर रहते हैं ना हमारे, ये दोनों भाई रहते हैं जी पार्लियामेंट दोनों भाई लॉजेस रहते में। हैं। आपको पता है पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर इमरान खान ने क्या किया है? अपने आईबी को बोला है जो चूहे है ना, रोबोट चूहे छोड़ दिए हैं कि आप नजर रखें ये जितने ऑपोजिशन पार्टीज में इनके साथ कौन मिलते हैं, ये क्या बातें करते या हैं, मजाक कर पकड़े रहे हैं गए रोबोट चूहे। ये मजाक कर रहे हैं ना? मैं खुदा की कसम सच में सेक्रेटरी नेशनल असेंबली मेरा दोस्त है। दोस्त क्या है, मतलब मेरा लगाया हुआ था जब मैं डिप्टी स्पीकर था सिंध असेंबली का, भी मैं नाम नहीं लूंगा, खुद बकायदा बताया रोबोट चूहे पकड़े गए जिनको आईबी ने वहां पर डाले हर कमरे में जहां पर शक है। राना सनाउल्लाह के भी कमरे में एक रोबोट चूहा है। चूहा? मैं सही बता रहा हूं, वो ढूंढे उसको बस। हाँ, उसमें कैमरे लगे हुए हैं, वो कैमरे? सुनते हैं, वो देखते हैं, रिकॉर्ड करके इमरान खान को बताते हैं। बात यह है कि इस नाजरीन, तरह की मैं इंटेलिजेंस से नबील कुछ भाई नहीं मैं होगा। इससे ज्यादा ताब नहीं ला सकता, मुझे ब्रेक ले लेने दें। नाजरीन, शुरू हुई एनआरओ, रिलीफ, चौधरी बरादरान और खत्म होते होते चूहे। ये क्या हो गया है? मैं राणा साहब से पूछूंगा, रोबोटिक चूहे, इतनी तरक्की? ब्रेक के बाद बात करते हैं। खुश आमदेद। राणा सनाउल्लाह साहब, वो क्या शेर है, पता नहीं, जिक्र जब छिड़ गया क़यामत का, बात पहुंची तेरी जवानी, इस जवानी तक, इस तरह कोई शेर है। ये मैंने बात की, पता नहीं हुकूमत, परफॉर्मेंस, ये बात आ गई चूहों तक। एंड मैंने नबील कबूल साहब से ब्रेक में रिकन्फर्म किया, आप सुन रहे थे, ही इज नॉट किडिंग, ही इज बिलीविंग इट। आई एम नॉट किडिंग। आर यू बिलीविंग इट एज वेल? राणा सनाउल्लाह साहब वो कह रहे हैं पार्लियामेंट लॉजेस में, व्यूअर्स के लिए जहां पर पार्लियामेंटेरियंस रहते हैं, वहां चूहों में रोबोट लगा दिए गए हैं जो कि जासूसी कर रहे हैं इमरान खान के लिए। देखें, इस वक्त जो इमरान खान साहब की हुकूमत है, इसका टोटल इन्हिसार जो है वो खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स के ऊपर है, और हर आदमी जो है वो अंडर सर्वेलेंस है। उसके लिए वो रिपोर्ट चूहे इस्तेमाल कर रहे हैं या वो अपने एजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक अलग बात है। और इस वक्त जो सूरत हाल हो चुकी है, आप ये देख लें, अब इकॉनमी का जो हाल है वो भी आपके सामने है, और इमरान खान साहब का जो तजर्बा किया गया था, हाँ। और इसके ज़रिए से फिर जो आगे अहदाफ थे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, टेक्नो के गवर्नमेंट का और बाकी, वो सारा नाकाम हो चुका है। तो और खान, अब लेकिन इसके लेकिन लेकिन अलावा कोई राणा और साहब जरा चारा जरा नहीं एक है। लम्हे को ना आप जरा सुनिए। मेरे हमारे प्रोग्राम इसके में अलावा कोई हामिद मीर चारा साहब नहीं आए है थे कि पिछले हफ्ते। 2020 में हाँ, जो है वो मिड टर्म इलेक्शन होंगे। आप भी नबील साहब की बात से इत्तेफाक कर रहे हैं? जी, 2020 में मिड टर्म इलेक्शन के अलावा इस सब मुल्क का कोई आगे मुस्तकबिल नहीं है। नबील कबूल ये साहब ने इस कहा बजट के 2020 में बाद इलेक्शन नहीं हुआ तो मैं सियासत छोड़ जो दूंगा, तो नबील कबूल की सियासत बच गई। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सियासत बनेगी। 2020 में इलेक्शन हो रहे हैं, और इस बजट के बाद जो तहरीक शुरू होगी उसको ये गवर्नमेंट फेस नहीं कर सकेगी, और ये हालात जिस तरफ जा रहे हैं, ये अगले दो तीन महीनों में आपके सामने आ जाएगी बात। नहीं, आप लोग कोई बाकायदा तहरीक चलाएंगे बजट के बाद? नहीं, वो सब यानी पूरी अपोजिशन जो है वो मुश्तरका तौर पे जो भी फैसला करेगी, और इस मुल्क के अवाम जो फैसला करेंगे, देखें ये तो सर, यानी ऑपोजिशन, अक्टूबर लेकिन नवंबर में नबील तो साहब इनके की पास जमात ये बात कहे ना, राणा साहब आजकल तो समझ में भी आता है, पैसे नहीं है इनके लिए। आपकी जमात का तो ऑपोजिशन लीडर है इज्जत माफ शहबाज शरीफ साहब, वो तो एक लफ्ज नहीं बोल रहे, लंदन में है, मरियम बीबी खामोश हैं, मियां साहब कुछ नहीं बोल रहे। जनाब, आप बिलावल साहब तकारीर, ऐसा लगता है ऑपोजिशन लीडर वो हैं। सुन ले, देखें, सुन ले, बात ये है कि जब वक्त आएगा, जब फैसला होगा, तो बिल्कुल आपको किसी तरफ से कोई खामोशी नजर नहीं आएगी, पूरा जोर लगेगा। और क्योंकि इस मुल्क को बचाना है इन लोगों से, वरना ये किसी हादसे से दो चार कर देंगे मुल्क को। अगर इनको और 6 माह मिल गए ना, तो ये किसी ना किसी हादसे से दो चार करेंगे इस मुल्क को, अल्लाह अल्लाह रहम करेगा, जिस तरफ ये लेके जा रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन एक जरा क्लिप सुनिए, हामिद मीर साहब हमारे प्रोग्राम में आए और उन्होंने बड़ा दावा किया, जिसके बाद वो बहुत जगह डिस्कस हुआ। नबील भाई, आप अपनी भी बताएं राय, राणा साहब से पूछूंगा सदाकत साहब, हामिद मीर साहब ने क्या कहा, जरा दिखाएं।
नवाज शरीफ साहब के ख़ानदान के बहुत ही जो करीबी लोग हैं, जो कि जिनका ताल्लुक सियासत से नहीं है, वो बराह रास्त इमरान खान साहब तक पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि रहम कीजिए, करम कीजिए। बराह रास्त इमरान खान से रब्ता, लेकिन नवाज शरीफ के ख़ानदान के गैर सियासी लोगों ने रब्ता किया। और दूसरी बात ये भी याद रखें कि इमरान खान जो है वो ज़्यादा अरसा चुप नहीं रहेगा, वो ये नाम दुनिया को बता भी देगा, क्योंकि उसके पास सबूत मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं। और राना साहब ये क्या कर रहे हैं आप लोग? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, 100% नहीं, 1000% हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि इमरान खान के पास व्हाट्सएप मैसेजेस मौजूद हैं। नहीं, सुन ले मेरी बात सुन ले। मियां नवाज शरीफ आज भी सिविलियन बालादस्ती के लिए उसी कद और उसी अज़म से खड़ा है जिससे जो वो 28 जुलाई 2017 को खड़ा था। अब मुझे आप ये बताएं, सियासत मैं कर रहा हूं, मुसीबत मेरे ऊपर है, मैं उसे बर्दाश्त करने को तैयार हूं। अब मेरा कोई करीबी रिश्तेदार या कोई दूर का रिश्तेदार या कोई मेरा मिलने वाला वो अपने तौर पे जाके सदाकत अब्बासी साहब का जो है वो इनसे बात करे या किसी और जगह, मैं उसका जिम्मेदार हूं। सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर आप तरदीद तो आप ये तो ना कहना कि गलत है, आप कहें नवाज शरीफ साहब ने खुद नहीं किया होगा, आपका किसी ने कर लिया हो, उनके रिश्तेदारों ने, तो हमें नहीं मालूम। ये तो हो सकता है भाई। नहीं, मुझे आप मुझे ये बताएं ना कि अब यानी हर आदमी का यानी हजारों सैकड़ों लोगों से तल्लुक होता है। बहुत सारे लोग हैं जो पीटीआई में भी हैं, एक भाई पीटीआई में है, उसका चचा या दूसरा भाई जो है वो पीएमएलएन में है, तीसरा कोई रिश्तेदार जो है वो पीपल्स पार्टी में है। अगर उनमें से कोई लोग जो है वो अगर बात किसी ने की हो तो हो सकता है कि हामिद मीर साहब इस हवाले से बात कर रहे हों, लेकिन ऐसी किसी बात को ठीक है ना मियां नवाज शरीफ की, ना शरीफ फैमिली की, ना पीएमएलएन की कत्तन कोई हमायत, कोई तईद हासिल नहीं। वैसे नबील गबोल साहब, इस बात पे तो आपका इख्तलाफ है ना राणा साहब से? ये स्पेसिफिक जो हामिद मीर साहब ने बात की, इस पे मुझे नहीं मालूम आपकी क्या राय है, लेकिन वरना तो आप समझते हैं ना कि शरीफ बरादरान डील के ना सिर्फ ख्वाहिशमंद हैं बल्कि डील कर चुके हैं। आपकी यही राय है ना नबील भाई? मैंने पहले कहा है कि मैं उसको डील नहीं कहूँगा, लेकिन मैं डायलॉग जरूर कहूँगा। मैं डायलॉग कहूँगा और डायलॉग कामयाब हुए हैं। खिरत का नाम जुनू रख दिया, जुनू का खिरत, वो तो कुछ भी नाम दे दें, फिर उसको काम तो वही हुआ है ना। हाँ, कुछ भी नाम है। अब उस डायलॉग के अंदर परवेज मुशर्रफ भी है, जो मैंने सुना है कि परवेज मुशर्रफ बहुत ज़्यादा बीमार है और ह्यूमैनिटरी ग्राउंड में जब कोई शख्स बीमार होता है तो फिर वो अपने मुल्क वापस आना चाहता है, तो वो अपने मुल्क आना चाहते हैं और इसलिए ऑन ह्यूमैनिटरी ग्राउंड पे जो है उसको वापस लाने के लिए कोशिशें की जा रही है। ये बात भी जो मैंने सुना है, देखें जो सुनी सुनाई बातें जो सुना है, मैं कभी भी ऑथेंटिक नहीं कहूँगा क्योंकि फिर आप लोग मेरा नाम। वैसे मुशर्रफ साहब के हवाले से आपने एक और खबर भी दी थी कि वो पता नहीं एमक्यूएम की सरबराही उनको मिल रही है, पता नहीं क्या, वो तो ऐसे ही बस हवाई फायर कर दिया। उस वक्त वो बीमार नहीं थे, तो खबर तो सही बीमारी के बाद जो है ना सिचुएशन चेंज हो गया। खबर तो सही साबित नहीं हुई। बीमारी के बाद सिचुएशन खबर सही था। हाँ, तो नहीं हुआ ना ऐसा, खबर सही थी तो ऐसा हुआ कि इमरान खान नहीं, तो वो बीमार हो गए ना बाद में, भाईजान बीमार हो गए, इसलिए तो कह रहा हूं अगर बीमार नहीं होते तो परवेज मुशर्रफ जो है वो एमक्यूएम जो है ना इस वक्त जिस तरह टूट फूट का शिकार है, एमक्यूएम तो बहुत ज्यादा डेस्परेट थी कि परवेज मुशर्रफ हेड करे, लेकिन परवेज मुशर्रफ के कुछ शराइत थे जिस पे बात नहीं बनी और उसी दौरान फिर परवेज मुशर्रफ को जो बीमारी लायक हुई उसके बाद से सिचुएशन चेंज हो गया और फिर परवेज मुशर्रफ ने कहा कि अब मैं मजीद सियासत करना नहीं चाहता हूं। अच्छा सदाकत साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप कहें, फिर मैं सवाल फ्रेम करता हूँ। मैं बड़ा अफसोस मुझे हो रहा है, मैं बड़ा एहतराम है नबील साहब का कि हम क्या वो चूहे बिल्लियों की और टॉम एंड जेरी की कहानियां डिस्कस कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में वसीम दो इशू है, एक दो खानदानों की सियासत का, जरा सुन लेना नबील भाई, आपने बहुत बोले, दो सियासी खानदानों का जिन पे अलेजेडली बिलियंस की करप्शन थी, उनकी सियासी अंजाम की तरफ जा रहे हैं। और दूसरा बड़ा इशू है मुल्क की इकॉनमी का इशू। दो सियासी इशू है, बाकी ये चूहे बिल्ले की कहानियां जो है ये तो ऐसे ही आप जितना मर्जी बेचते रहे। मुशर्रफ आ रहे हैं, मुशर्रफ जा रहे हैं, नवाज शरीफ बाहर जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब का बाहर जाना बहुत मुश्किल है।
दो रियल इश्यूज हैं, इस पे बात करें। एक पाकिस्तान की जो तो इकोनॉमी हमने है, पहले इशू पे तो बात कर ली ना, इन दो एक खानदानों के मुमकिन मुस्तकबिल पे तो बात कर लिया। मेरा आपसे अगला सवाल मईशत के हवाले से ही था, आपने अच्छा इसमें बात करी थी। हाँ। एक पेट्रोल के हवाले से अच्छा फैसला हुआ, हाँ, उसकी कीमतों में इजाफा मौखर कर दिया। लेकिन सदाकत भाई ये बताएं, मईशत के हवाले से आवाम जो देख रही है लाखों करोड़ों, उनको आपके पास आपको उनको बताने के लिए क्या है कि कब हम इस मुल्क की मईशत को कंप्लीटली ओन करेंगे और इसके तमाम अच्छी बातों का क्रेडिट और तमाम बुरी बातों की जिम्मेदारी लेंगे, और हम ये नहीं कहेंगे कि ये जो बिगाड़ है ये पिछड़ों की वजह से। अच्छा, अब मुझे उम्मीद है कि इतनी लंबी आपने चूहे बिल्ली की कहानियां सुनी है, मेरी भी थोड़ी सी कहानियां अनअडेप्टेड सुन लेंगे। देखें, आप जब कहते हैं ना आज महंगाई है, तो मैं कहता हूं महंगाई की वजह है, वो आपको बुरा लगता है। आप क्यों कहते हैं कि पिछले दौर में इस तरह लूट मार हुई या कर्जे बढ़े? तो वसीम, महंगाई की वजह हाफिज शेख है। अच्छा, मुझे क्यों बुरा नबील भाई लगेगा यार प्लीज, नबील भाई मुझे नहीं बुरा लग रहा, आप कहें यार। देखिए, एक हमने मईशत, एक हमने घर, एक हमने दुकान, एक हमने कारोबार इनहेरिट किया है, जिसकी जितनी आमदनी है उससे 10 गुना उस पर कर्जा लादा गया। वो कर्जा भी कहां गया आपको पता है, फेक अकाउंट से निकल रहा है। आज हम उस मईशत को ठीक करने के लिए सर पांव मार रहे हैं। और मैं बता रहा हूं कि जब नबील भाई की पार्टी ने हुकूमत छोड़ी थी तो सालाना 2.5 अरब का खसारा था, और जब अब हुकूमत हमें मिली है 19 अरब डॉलर का खसारा है। कर्जे अंदरूनी और बैरूनी इतने बड़े चले गए कि आज मईशत में परेशानी है, बिल्कुल है। लेकिन जिस तरह हम CPEC का स्कोप बड़ा कर रहे हैं, हाँ। जिस तरह फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, जिस तरह IMF का स्टेबलाइजेशन प्लान हम जा रहे हैं, और जिस तरह हम आपको हाउसिंग सेक्टर के से एक इंशाल्लाह मल्टीप्लाई करेंगे ग्रोथ में, बड़ा पॉजिटिव इंशाल्लाह पाकिस्तान का टाइम आने लगा है। सदाकत भाई, आपने मईशत की बात की है जो कि बड़ा अहम इशू है। सुनना, क्या आप मैं बता सकते हैं इस मईशत का, वजीर आज़म पाकिस्तान ने जो बताया कि हमारा जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है 50 लाख घर, उसका इस वक्त स्टेटस क्या है? मेरा ख्याल है कि 2 चीजें इस मई के महीने में स्टार्ट हो जाएंगी। एक, वो घर बनना शुरू हो जाएंगे 3-4 अजला में पंजाब में, और एक आपके जो हेल्थ कार्ड्स हैं जो आपको 7,20,000 एक खानदान को मेडिकल प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर से उसको मुफ्त मिलेगी। ये दोनों शुरू हो जाएंगे। जिस दिन आपका फ्लैगशिप प्रोग्राम शुरू हो गया, 40 इंडस्ट्री में उसका मल्टीप्लाई अगले महीने से शुरू है इंशाल्लाह। रोजगार का इंशाल्लाह शुरू है। नबील भाई, मैं ये जो मायूसी की बातें कर रहे हैं, अच्छा एक जुमला और बोलो जी, वसीम, ये जो मायूसी की बातें कर रहे हैं, मुल्क फेल हो गया, खुदा न खास्ता पार्लिमानी निजाम फेल हो गया, टेक्नोक्रेट का सेटअप आ रहा है, ये वही हैं जिनको आगे अगले 2 महीने बाद। अच्छा, मेरा एक सवाल है अब्बासी भाई से, क्यादत जो है वो शायद जेलों में हो, और मियां साहब भी वापस वो जीरो। जी सदाकत भाई सुनो, आप मेरे प्यारे दोस्त हो, मेरी जान, सिर्फ इतना मुझे सवाल का जवाब मुझे चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कुछ दिन पहले कहा था कि 3 महीने के अंदर, बल्कि 3 महीने से पहले कहा था कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। अब सब हैरान और परेशान थे, ये खुशखबरी क्या? बाद में पता चला कि कराची के समंदर में तेल मिलने वाला है। आज आपको पता है क्या रिपोर्ट आई है एक्सॉन की तरफ से? तेल नहीं मिला भाई। पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी उस तेल के ऊपर जो है दारोमदार थी कि अगर तेल निकल के आया तो पाकिस्तान का जो है चांदी हो जाएगा। वो नहीं निकल के आया। IMF के साथ जो शर्तों के ऊपर जो आप लोग डायलॉग कर रहे हैं, IMF के अगर शर्त आप लोगों ने मान लिए, आप यकीन करो आप 1 हफ्ता हुकूमत नहीं चला सकोगे। आपका डॉलर 180 रुपए तक आ जाएगा। रमजान के बाद आपका डीजल, मैं आपको सही बता रहा हूँ, रमजान के बाद वैसे ही 155 पे डॉलर जाने वाला है। आपने तेल की कीमतें क्यों रोकी? मैं आता हूँ उसी पे। मेरा सवाल पूरा हो जाए फिर आप जवाब दें। फिर आपके एक और हमारे जो मिनिस्टर है, बच्चों का मिनिस्टर है, क्या नाम है उसका, नहीं मतलब है तो बड़ा, उसकी मिनिस्ट्री का पता नहीं वो मिनिस्ट्री है भी या नहीं है, फैसल वाडा जो कराची से है। मुझे बता उसने कहा अच्छा एक मिनट, अरे मुझे नहीं पता है कि उसके पास कौन सी वजारत है यार। आप अपनी मालूमात में इजाफा करें ना यार, अगर आपको नहीं पता तो भाई। यार नहीं है ना, ऐसी कोई मिनिस्ट्री है ही नहीं। ऐसी मिनिस्ट्री वाटर डैम का इफ्तिताह कर रहे हैं वजीर आज़म के साथ उनकी मिनिस्ट्री। अच्छा सुनो मेरी बात, वो डिवीजन में से पूरा एक डिवीजन है। अच्छा सुने मेरी जान सुनो, अभी मुझे बता, उस शख्स ने आकर कहा कैपिटल टॉक में कि अगर 25,000 नौकरियां मेरी डिपार्टमेंट से नहीं निकले आप मेरे टुकड़े टुकड़े कर देना। ये भी बात उसने 3 हफ्ते पहले बोली थी, 4 हफ्ते पहले। हामिद मीर का आप शॉट चलाते हैं, शॉट चला है, तिक्का बोटी करना। कहां गए यार ये सिर्फ बातें? ब्रेक के बाद जवाब ले लेता हूं मैं राणा साहब से। एक नौकरी
भाई फैसल भाई ने कहा था 3 हफ्ते बाद कुछ ऐसा जिससे इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस जो है ना वो रिस्टोर हो जाएगा। तो इकोनॉमी के हवाले से जो 3 हफ्ते में सबसे बड़ी खबर है वो ये थी कि वजीर खजाना घर चले गए। कई सरमायाकारों ने इसको वेलकम किया, तो इसका मतलब कई का कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो गया। क्या पता फैसल भाई यही बात कर रहे हो, उनको पहले से खबर हो कि ऐसा उमर जा रहा है, पता नहीं भाई। एक ब्रेक के बाद जरा बात करें। खुश आमदीद आखिरी सेगमेंट प्रोग्राम का। सदाकत अब्बासी साहब, नबील कबूल साहब ने कहा है वो खुशखबरी जिसका सब इंतजार कर रहे थे मुझ समेत, कि भाई अल्लाह करे कराची के समंदर में जो ड्रिलिंग हो रही है अल्लाह करे वो तेल निकल आए, मुल्क की मईशत के लिए अच्छा होगा। इट इज़ नॉट अबाउट गवर्नमेंट, इट्स अबाउट द कंट्री। नबील कबूल साहब कह रहे हैं कि आज एक्सॉन मोबिल ने कहा है जनाब ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी तो ऐसी कोई इत्तला नहीं है और आज ऐसा कोई ऑफिशियल वर्ड भी नहीं आया है। पता नहीं नबील साहब क्यों नहीं चाहते कि आपकी हुकूमत उरूज पाए मजीद। तो आपके पास ऐसी कोई इत्तला है कि आप ऑफिशियल वर्ड तो आपके पास तो नहीं है ऐसा कोई? देखिए, दो बातें, एक तो मेरे पास भी कोई खबर नहीं है, मेरे लिए इन्होंने अभी खबर सुनाई है, लेकिन वो जो इमरान खान साहब एक होप दिलाते हैं कौम को कि अगर वो चीज़ हो जाए तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन खुदा न खास्ता कोई हमारी उम्मीदें सारी उस तेल पे नहीं है। बाकी जितना जो मुमकिन है, मैं इनको दोनों को चैलेंज करता हूँ कि एक वो तजवीज़ बता दें कि जो हमने करनी थी और हमने नहीं की, या एक वो काम बता दें जो हमने गलत किया है, जिसको ये सियासी ना हो, वो फंडामेंटल बात हो। अब करने की बात ये है कि इनको वो कभी फैसल वाडा पे बात कर देते हैं, कभी ये मुराद सईद की वो जो उसने स्टूडेंट से एक बात करते हुए कहा था कि 200 अरब है और 200 अरब वापस आएगा। इनके पास कोई ऐसी सब्सटेंशियल गलती का इनके पास कोई सबूत नहीं है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो रिफॉर्म्स लेके आने हैं मईशत में, जिससे एक इकॉनमी के फंडामेंटल ठीक होंगे, उसको हमने पूरा रिफॉर्म एजेंडा लेके आ रहे हैं। तकलीफ है उसमें, महंगाई है, मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह इकॉनमी का जब टैक्स बेस बढ़ेगा और आपकी इंपोर्ट्स कम हुई हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो 19 अरब डॉलर का जुल्म नवाज की हुकूमत खसारे का करके गई उसको कम किया जाए, फिर मैशत अपने पांव पे खड़ी होगी। अब मैं जरा कंक्लूड कर रहा हूं। राना सनाउल्लाह साहब, परवेज मुशर्रफ साहब की आमद की खबरें हैं, नवाज शरीफ साहब जाना चाह रहे हैं। ऐसे में मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ख्वाजा साद रफीक साहब ने मुशर्रफ साहब की बीमारी के हवाले से कुछ अरसे पहले क्या कहा था, दिखाइएगा जरा। परवेज मुशर्रफ बुनियादी तौर पे एक भगोड़े और बुज़दिल आदमी है और वो ड्रामे कर रहे हैं, और वो अगर उनकी बात मान ली जाए कि उनकी एंजियोग्राफी के लिए उन्हें पाकिस्तान से बाहर भेजना है, तो मुझे बताएं जितने वो लोग जो पाकिस्तान की जेलों में हैं या जो कानून की गिरफ्त में हैं और वो दिल के मरीज हैं, क्या उन सबको आप पाकिस्तान से बाहर भेजें? परवेज मुशर्रफ साहब का कुछ भी कमजोर नहीं है। पाकिस्तान के कानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं कि कोई मुल्जम अपने मुल्क से बाहर चला जाए। और आज ही का वो दिन है राना सनाउल्लाह साहब जब नवाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है मुझे 6 हफ्ते और दे दें, और एक और दरखास्त में कहा है कि मुझे लंदन जाने दें। तो साद रफीक साहब के इस बयान के तनाजुर में नवाज शरीफ साहब को जाने देना चाहिए? देखिए, जो परवेज मुशर्रफ साहब इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं कि वो बीमार हैं। जब किसी आदमी की जेन्युइन काज होती है तो आपको कोई बाहर हो कोई मुल्क के अंदर हो पता चल जाता है। इस वक्त जनरल मुशर्रफ जो है वो वाकई जो है वो एक ऐसी बीमारी से जो है वो यानी नबरदाज़मा है कि जो उनकी लाइफ के लिए थ्रेटनिंग है। अल्लाह सेहत दे। उस वक्त जब वो यहाँ मुल्क से गए हैं, जो उस वक्त उनको ये प्रॉब्लम नहीं था। उस वक्त वो ठीक है, वो अपना उस केस को अवॉइड करने के लिए जो है वो गए थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो प्रॉब्लम है, इसमें कोई शक नहीं कि उनका मुआलिज जो है, जो उनका इससे पहले 2 दफ़ा उनका ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, वो बाहर से हुई है। वो डॉक्टर सर्जन वो लाजमी बात है कि उससे चाहेंगे कि उससे जो है वो मुशावरत करें या उससे अपना चेकअप करवाएं। बाकी मामला ये है कि उनकी जो रिपोर्ट्स है वो किस हद तक जेन्युइन है या जेन्युइन नहीं है, वो कोर्ट में पेश होगी, सुप्रीम कोर्ट उसको जो फैसला करेगा। फाइनल वर्ड नबील भाई, फाइनल वर्ड आप दे दें, लास्ट मिनट। फाइनल वर्ड मेरा ये है कि हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह करे ये मईशत जो इकॉनमी का हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा बहरान है, इससे हम निकल आए, उरूज पाए, क्योंकि ये पीटीआई की हुकूमत नहीं,
जैसा आपने कहा ये पाकिस्तान की बका के लिए। और जो एक्सॉन की मैंने बात की है, मैंने कहा अब तक तेल नहीं मिला है। आज जो मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक्सॉन वालों की तरफ से, उन्होंने यही बताया कि अब तक तेल नहीं मिला है, लेकिन हो सकता है कि आगे जाके मैं अल्लाह दुआ करे करता हूं कि इंशाअल्लाह तेल निकल आए। आप मिले आमीन तो कहें नबील भाई, मायूसी, रमजान भी आने हाँ, वाला है। मैं आमीन आमीन कहूंगा, लेकिन अवाम का तेल मत निकाले। इतना मैं इनसे इल्तिजा करूंगा कि रमजान पैकेज का ऐलान करे, रमजान पैकेज ऐलान करे, गरीबों का तेल मत निकाले। हाँ, अल्लाह करे अवाम का तेल ना निकले और वो जो कराची की जारी है वो तेल निकला है इंशाल्लाह। और किसी को रिलीफ मिले ना मिले, अवाम को रिलीफ दे दें। रमज़ान भी आने वाले, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।